एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ चुके थे। पूरा चैप्टर विस्तृत रूप से हर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक निर्माण कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी हैं, क्या उपयोग है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इनमें कई अभिक्रिया ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे एल्डोल रिएक्शन है, केनिजारोव रिएक्शन है, इसके बाद में क्लीमेंसन रिएक्शन है, होंग मिलान रिएक्शन है, जिसको वुल्फ किस्नर भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ कि किस तरह से अपन को प्रश्न को सोल्व करना है, एग्जाम में कैसे सोल्व करना है और ये किस तरह से आते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न जो है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इन अभिक्रियाओं को कंप्लीट कीजिए कि ये जो बता रहा है इसके अनुसार ये क्या अभिक्रिया हो सकती है। जैसे एथेनॉल लिखा है, कॉपर उत्प्रेरक है, ये इतना टेम्परेचर बता रहा है। साथ ही CH3COCl एथेनॉल क्लोराइड है, PD/BaSO4 ये लिखा हुआ है। ये एक एल्कीन है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 2-मेथिल प्रोप 1 इन है। O3 लिखा है, Zn लिखा है, H2O2 लिखा है। एक एल्डिहाइड है, ZnHgH2। इसी प्रकार यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड P2O5 लिखा है, जिसको गर्म कर रहे हैं। तो इसी आधार पर ये जो आपके उत्प्रेरक दिए गए हैं, टेम्परेचर दिया गया है, जो अभिकारक किसके साथ करने, ये अभिक्रियाओं में बिल्कुल कोई भी नहीं दिया गया कैसे उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखें, एथेनॉल कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है। कौन सी रिएक्शन हो रही है ये पहचानना है अपन को। तो यहां पर बच्चों विहाइड्रोजनीकरण होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब यह है हाइड्रोजन H2 निकलेगी, ओनली डिहाइड्रोजिनेशन H2 निकलेगी। 573 केल्विन पर यह रिएक्शन होती है। तो इससे बनेगा क्या, तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इसमें H2 निकलेगी, H यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा और ये CH3CHO प्लस H2 एल्डिहाइड बना। तो एथेनॉल से एल्डिहाइड का निर्माण करना है, एथेनॉल से एथेनॉल बनाना है या एथिल अल्कोहल से एसिटाइल एल्डिहाइड बनाना है, तो विहाइड्रोजनीकरण होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें ये कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन यानी कि हाई टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन होगी, ये बता रहा है फर्स्ट। इसके बाद में सेकंड CH3COCl, पहले PD.BaSO4 ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, कहीं न कहीं पढ़ी है, इस आधार पे ये कह रहा है। तो ये रोजेनमुंड अपचयन रिएक्शन है, रोजेनमुंड, जिसमें PD पैलेडियम कैटेलिस्ट है। इसमें बेरियम सल्फेट जो है ये उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है, जो आगे अभिक्रिया होने से रोकता है। CH3COCl यानी कि यहां पे अपचयन है, रोजेनमुंड अपचयन है, यहां H2 नहीं लिखा है। ये CH3 एल्डिहाइड बनेगा, एथेनॉल बनेगा प्लस HCl। ये रोजेनमुंड अपचयन है, अभिक्रिया बताई गई है। यहां पे इतना आपको दिया गया, इसी आधार पर आपने पहचाना है इसको, ये ध्यान में रखें। इसके बाद में रिएक्शन नंबर 3 एल्कीन है, इसको लिखा ऐसे है, इसको समझें, ये ऐसे है, ये CH3 D1 CH2 एल्कीन है। O3 ओजोनोलाइजेस करना है, ओजोनी अपघटन कराना है, जिंक है, H2O2 लिया है। इसका मतलब इस एल्कीन का ओजोन का योग कराकर चक्रीय कंपाउंड जो मिलेगा उसका ओजोनी अपघटन होगा। ये एल्कीन कौन सी है, तो 1 2 3। एल्कीन का नंबरिंग हमेशा उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध जो डबल बॉन्ड एल्कीन की एक पहचान है उसको न्यूनतम नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले, इसीलिए अपन इसकी मार्किंग यहीं से कर रहे हैं। तो 1 2 2-मेथिल प्रोप 1 इन, ये एल्कीन है। अब
इस पर ओजोन का योग कराएंगे, चक्रीय कंपाउंड मिलेगा और चक्रीय कंपाउंड मिलने के बाद में उसका अपघटन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो उसका निर्माण होगा। ये 2-मेथिल प्रोप 1-इन है। अब मैं उसका ओजोनीय अपघटन कराएंगे तो सबसे पहले उसका योग कराओ, CH3C। ये रिएक्शन अपने बहुत विस्तृत पड़ी है। ओजोन का योग कराते समय ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं। O C ये H है ओजोन का पूर्ण रूप से योग हो गया। ओजोन का योग कराया पहले O3 का, इसके बाद में उसका अपघटन होगा ZnH2O2। अब देखिए यहां से लाइन करनी है, ये यहां से करनी है, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड हमें इधर से मिलेगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड हमें इधर से मिलेगा। आप देख रहे हैं, इसको देख के पता लगा देंगे ये कीटोन है और इसको देख के पता लगा देंगे ये एल्डिहाइड है। दिख रहा है CH3 CO CH3 HCHO ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये क्या है, प्रोपेन टूओन, और ये है मेथेनॉल यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसीटोन है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा है, ये जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से व्यवस्थित करके ही दिया हुआ होगा, इसको ऐसे भी लिखा हुआ होगा तो अपने घबराने की जरूरत नहीं है। CH3C CH3, क्योंकि रिएक्शन का पैटर्न हमें पूरा पता होना चाहिए। योग हमें यही कराना है, यहां पे ये तो CH3 को थोड़ा टेढ़ा लिख दो, ये ऊपर भी लिखा हुआ हो सकता है, अंतर सिर्फ इतना ही होगा, इसको थोड़ा सा ये हो गया, पास में लिखो तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये इस तरह से उसके बाद ये कर दो, ये लिखा, ठीक है। समझना है इसको, क्योंकि आपको जब रिएक्शन आ रही है तो कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए यहां आपके सामने समस्या रहेगी। रिएक्शन आने के बाद भी गलतियां करते हैं तो इसका कारण यह है कि यहां पे हमें समझना है बराबर। ये हो गया, इस तरह से ये दिया हुआ था, बिल्कुल सीधा था ये तो। या आपको ये प्रश्न उल्टा भी कर सकता है, कैसे कि ऐसी एल्किन का ओजोनीय अपघटन कराइए, ऐसी एल्किन का ओजोनीय अपघटन कराइए जिससे कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त हो। तो अपन ने इसी हिसाब से लेना है। जब एल्किल प्रतिस्थापी यहां दोनों तरफ, कार्बन के दोनों तरफ अगर एल्किल प्रतिस्थापी हैं तो कीटोन प्राप्त होगा, और यहां पर अगर H है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और यहां और यहां CH3 है, ये CH3 है और ये भी CH3 है, तो इधर भी कीटोन प्राप्त होगा और इधर भी कीटोन प्राप्त होगा। ये ध्यान में रखें बस, इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि ये रिएक्शन आती है, अब किस रूप में पूछती है वो आपको समझना है, ठीक है। विशेष रूप से इस पे आप फोकस करें, इसको कैसे उल्टा करके भी समझे, सीधा भी पढ़ें, कैसे प्रोडक्ट से ये ऐसे कैसे भी पूछी जा सकती है। अब देखो इसके बाद में आगे एल्डिहाइड दिया गया है ZnHG, देखा ZnHG, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, जिंक मरकरी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और ये अपचयन हो रहा है। ZnHG दिया गया है क्लीमेंसन अपचयन है बच्चों, कौन सा, क्लीमेंसन, और क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा ये एल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोकार्बन में बदलता है। तो हाइड्रोकार्बन में इसमें 2 कार्बन है,
यहां पर अपचयन होगा, हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो CH3 और CH3 प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगी? एथेन। इसकी जगह यहां अगर कीटोन ये होता CH3COCH3, देखिए यहां 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन मिला, यहां 3 कार्बन हो गए कीटोन में, 1 2 और 3, तो हमें 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा प्रोपेन। क्लीमेंशन अपचयन है। 5th नंबर पर यह कह रहा है CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड है, P2O5 की प्रेजेंस में उसको गर्म कर रहे हैं। यह रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में भी हो सकती है। क्या कह रहा है? अपने सामने यहां कुछ नहीं दिया गया है, यह रिएक्शन कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ी है, उसका यूज करना है, आपके नॉलेज का उपयोग करना है। तो उस पर थोड़ा सा जब हम प्रश्न को देखें तो उस समय उस पर फोकस करें। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तब इसी के 2 अणु, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड या एथेनोइक एसिड जो है उसके 2 अणु आपस में रिएक्शन करते हैं। तो इस रिएक्शन को सॉल्व करते समय आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा CH3COOH, 2 अणु इस तरह से लिख दिया। क्यों? रिएक्शन अपन को बता नहीं है, प्रोडक्ट का अगर सीधे सीधे 2 अणु इधर कर दोगे रिएक्शन आप बता नहीं पाओगे। H2O निकाल दो, एनहाइड्राइड बनेगा P2O5, CH3CO CH3 प्लस H2O, एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। किसकी प्रेजेंस में? ध्यान रहे यहां अब कोई दिया नहीं गया था, सिर्फ ये बता रहा है कि ये एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा। ध्यान रहे इसके 2 अणु पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा अगर एक रिएक्शन ऐसी दी गई है, नंबर 6 को मैं बता दूं उसके साथ में, CH3COCH3 ये कीटोन है, एसीटोन है, MgHg ये H2, मैग्नीशियम अमलगम ZnHg अगर लिखा हुआ है तो वहां क्लीमेंशन अपचयन है ये, और MgHg मैग्नीशियम अमलगम है, मैग्नीशियम मरकरी है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? पिनेकोल अपचयन। पिनेकोल अपचयन, इसके 2 अणु भाग लेते हैं, ये हो गया, ये लिखा हुआ ही है MgHgH2 डाइहाइड्रिक एल्कोहल OH COH CH3 और CH3, इसको हम कहेंगे पिनेकोल। वैसे IUPAC नाम आप लिखना चाहें तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तो इस तरह से देखा हमने कि ऐसा दिया गया है, उस समय आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, यही बताएगा कि ये भी हाइड्रोजनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यही बता रहा है ये रोजेनमुंड अपचयन है, यही बता रहा है कि ये ओजोनी अपघटन है, ये बता रहा है कि ये
पिनेकोल अपचयन, क्योंकि इसके पहले तो आपको सिंपल तरीके से दे दिया गया है, ध्यान रहे। एक तो प्रश्न इसके इस तरह से बनते हैं, दूसरे प्रश्न इसके कैसे बनते हैं कि सीधा पूछा जाता है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए या अभिक्रिया दीजिए। अभिक्रिया दीजिए, उसमें एल्डोल संघनन दे दिया, केनिजारो दे दिया। देखिए अब यहां पर यह प्रश्न अगर दिया है 1 + 1 2 मार्क्स का है, तो यहां पर आपको एल्डोल संघनन की बहुत बड़ी मैकेनिज्म देने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिएक्शन दे दीजिए दोनों अणु के बीच में, इसकी भी रिएक्शन दे दीजिए, इसकी भी दे दीजिए। और अगर ओनली एंड ओनली यही दिया है, वो वैसे देते हैं कि क्रियाविधि दर्शाइए, क्रियाविधि मैकेनिज्म लिखिए, और ये 2 नंबर का है, तब ये प्रश्न सोल्व करते ध्यान रखें पूरी जो लंबी मैकेनिज्म है, इनोलेट का निर्माण, इनोलेट का अटैक, H2O का विलोपन, ये चीजें पूरी आपको बतानी है, याद रहे। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। साथ ही एल्डोल में ही दूसरी रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब है 2 भिन्न एल्डिहाइड, 2 भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन अगर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगा। और एल्डोल संघनन की आवश्यक शर्त क्या है? जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे ज्ञात करते हैं? क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है उस पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, जुड़े हुए हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अम्लीय का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को देकर H+ प्रोटॉन के रूप में निकलने का गुण रखते हैं। इस पर फोकस जरूर करें आप। इसके अलावा प्रश्न बनता है HCHO CCl3CHO तथा CH3H में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर में जमाइए। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा, CCl3COOH CHCl2COH एंड CH3COOH को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो, ये अम्लीयता वाला कंसेप्ट लगाना है और ये नाभिक स्नेही योगात्मक। अब देखो, अब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस पे आ जाओ सीधा। पहली शर्त यह है कि न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होगी उसके लिए इस समूह का कैसा होना जरूरी है? ध्रुवीय। पोलराइजेशन, ध्रुवीयता सबसे ज्यादा। पहला कंसेप्ट इसकी यही है
इसकी सबसे ज्यादा ध्रुवीयता होनी चाहिए, पोलराइजेशन होनी चाहिए। पोलराइजेशन का मतलब है कि इस समूह पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। कहने का मतलब यह है कि वैसे हम जानते हैं सी की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आना है, और ये पाइबंद इसकी तरफ विस्थापित हो जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना है। ये तो अब ये जो ध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होने पर यहां धनावेश ज्यादा है तो नाभिक स्नेही जो बनेगा, निक्लोफाइल्स जो बनेगा, जितना ज्यादा धनावेश इस कार्बन पर होगा निक्लोफाइल्स नाभिक स्नेही जल्दी अटैक करेगा, सबसे बढ़िया। और फिर दूसरा जो बचा हुआ यहां योग कर लेगा। तो अब ऐसे फैक्टर को देखना होगा। तो यहां देखिए, यहां पर ऐसे कौन से समूह इस कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़े हुए, अब देखो यहां ये समूह जैसा ये तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों को देता है, ये एक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह है, धनात्मक। और इस पर जो Cl3 जुड़े हुए हैं इस पे ये ऋणात्मक प्रेरणिक बल है, बाहर की तरफ खींचते हैं ये, और इसका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव तो होता है लेकिन इसकी तुलना में कम होता है। तो सबसे ज्यादा ध्रुवीयता कौन उत्पन्न करेगा? ये समूह। ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचेंगे तो ऑलरेडी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ही, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इनका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। इसलिए इस हिसाब से देखें सबसे ज्यादा ध्रुवीयता उत्पन्न इसमें होगी। तो ध्रुवीयता सबसे ज्यादा इन तीनों में से सबसे ज्यादा इसकी होगी। ध्रुवीयता जितनी ज्यादा होगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी के नंबर पे ये आ जाएगा, इससे कम ये होगा और इससे कम ये होगा। इस क्रम में लिख दें एथेनॉल, मेथेनॉल एंड ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड, ये बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसकी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता। इसके बाद में नीचे एसिडिक प्रॉपर्टी जो है अम्लीयता को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। पहले भी बताया, यहाँ हेलोजन की संख्या के आधार पर एक्सप्लेन करना है। हेलोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी अम्लीय गुणधर्म उतना ही ज्यादा होगा। इस हिसाब से यहाँ पे 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ। तो सबसे ज्यादा अम्लीय गुणधर्म इसका होगा, इससे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। ये बढ़ते क्रम में ये होगी, बढ़ते क्रम में इसको जमा दिया। फिर अगर इसी को उसने दूसरा दिया है अम्लीयता के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए एक बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो अम्लीयता है उसको उधर रखेंगे और निशान बदल देंगे अपन। CCl3 यानी कि घटते क्रम में हो जाएगा सबसे ज्यादा इसका, इससे कम इसका और सबसे कम एथेनोइक एसिड का। अब दोनों में बात एक ही है। ये किस क्रम में जमा है अपन ने? अम्लीयता एसिडिक प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में, और ये घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे टॉप ऊपर आ गया, इससे कम इससे कम। इसमें छोटे से बड़े की ओर जाएंगे।
तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हमें जमाना आना चाहिए। अब ये आपने सही कर भी दिया ये, लेकिन ये जो निशान है वो गलत कर दिए। ये जमाया आपने सही, आपने अपने आप को समझ लिया, लेकिन आपने ये निशान बदल दिए। भले आपने सही जमाया, ये बढ़ते क्रम को बता रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अब आपके ये टॉप में हो गया, जो आपके आंसर सही नहीं है उसका। अब आपने जमाया भले सही, लेकिन आपने निशान का भी सही उपयोग नहीं किया, तो आपके प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सीरियल में जो आंसर मांग रहा है वो उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जमाया तो सही, लेकिन आपने उसमें निशान को सही ढंग से नहीं लगाया। अगर आप बिल्कुल निशान को कंफ्यूजिंग हो ही गए हो और लगा कि मैं निशान यूं करूं नहीं जम रहा और मैं गलत ही जा रहा हूं, तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि ऊपर लिख दो आंसर में अम्लीयता के घटते क्रम में, अम्लीयता के घटते क्रम में, और लास्ट ये कर सकते हो कि आप उसके बीच में कॉमा लगा सकते हो, फिर नहीं जमा तो। समझ गए? लास्ट विकल्प है आपके पास के निशान का नहीं समझ पड़ा है मेरे को, तो लास्ट अम्लीयता के घटते क्रम में करके आप उस क्रम में इस तरह से लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इन निशानों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बराबर ध्यान रखे, समझ ले, बार बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। कब बढ़ते क्रम में, कब घटते क्रम में, टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप कैसे जाना है उसको समझें। यही आपका उस चैप्टर आपको बढ़िया समझ में आ गया है, पढ़ने आ गया, उस अभिक्रियाओं को करने आ गया है, लेकिन नॉलेज का उपयोग करना जब आप सीख लेंगे, हर प्रश्न आपके सही जाएगा। ठीक है, थैंक यू।